बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्ट क्या है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट क्या करता है? ये इन्फोर्स करता है, ये स्ट्रेंथन करता है, ये अमेंड करता है जो लॉज हैं विच आर रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं विच इज़ प्रीलिमिनरी। सब सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। सबसेक्शन 2 इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान। ये जो एक्ट है इसको क्या कह रहे हैं? कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997, और ये एक्सटेंड करता है पूरे पाकिस्तान में। सबसेक्शन 3 इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। और जब ये लॉ 1997 में आया था, ये उसी टाइम इन्फोर्स हो गया था एट वंस। सेक्शन 2 डेफिनेशंस। इस सेक्शन में डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन किया है जो कि आगे एक्ट में यूज होगी, तो इन टर्म्स का आप लोगों को जानना ज़रूरी है। क्लॉज ए एडिक्ट means a person physically or mentally dependent on any narcotic drug or psychotropic substance, or a person who habitually uses narcotic drugs or psychotropic substances। जो person फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट है किसी नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की, वो उसकी हैबिट में शामिल हो चुकी हुई है, वो उसके बगैर रह नहीं सकता, तो वो पर्सन क्या है? एडिक्ट है। Clause B assets means any property owned, controlled, or belonging to an accused, whether directly or indirectly, or in the name of his spouse or relative or associates, whether within or without Pakistan, for which they cannot reasonably account। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स ये हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी एक्यूज्ड से रिलेटेड हो, ठीक है, जो किसी एक्यूज्ड के इस्तेमाल में हो, उसने ख़रीदी भी हो, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि उसने खुद खरीदी है या उसने किसी के बिहाफ पे ख़रीदी है, वो उसके स्पाउस के नाम पे है या किसी रिश्तेदार के नाम पे है या किसी दोस्त के नाम पे है या किसी मैनेजर के नाम पे है या कोई भी उसका एसोसिएट जिसके नाम पे उसने ली है, पाकिस्तान के अंदर ली है या पाकिस्तान के बाहर ली है, वो सारी क्या होंगी? वो एसेट्स होंगे जो किसी एक्यूज ने ली है, जो कि इलीगल प्रॉपर्टी है। क्लॉज सी एसोसिएट। अब एसोसिएट क्या है? एक्यूज से उसका क्या रिलेशन है? एक्यूज का अगर हम कहें कि एसोसिएट है, तो एसोसिएट में कौन कौन से लोग आ रहे हैं? सब क्लॉज 1 any individual who is or has at the relevant time been residing in the residential premises including outhouses and servant quarters of an accused। कोई भी पर्सन जो कि किसी रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में रह रहा हो एक्यूज की, चाहे वो घर के अंदर रह रहा हो, चाहे वो उसके सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा हो, चाहे उसके घर के पास ही या जैसे एक बड़ा सा घर होता है वहाँ पे 2 पोर्शन बने हुए हैं, चाहे वो उसके साथ वाले पोर्शन में रह रहा हो या कोई भी जगह एक कमरे में साथ में उसको रहने के लिए उसने जगह दी हुई है, वो उसके साथ ही रह रहा है, वो उसका ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन वो उसका कोई दोस्त है, कोई पार्टनर है, उसके साथ रह रहा है, तो वो उसका एसोसिएट है। 2 any individual who is or has at relevant time been managing the affairs or keeping the accounts of an accused। कोई भी पर्सन जो किसी टाइम पे उस accused के अकाउंट डील कर रहा है, मैनेज कर रहा है, टाइप ऑफ मैनेजर है वो उसका, वो सारे अफेयर्स उसके डील कर रहा है, वो सारे बिजनेस उसकी डील कर रहा है, उसके वो साथ साथ है उसके सारे पेपर वर्क में, तो वो क्या है? वो भी उस accused का एसोसिएट है। Subclause 3 any association of persons, body of individuals, firm, or private limited company within the meaning of Companies Ordinance 1984, of which an accused is or has at relevant time been a member, partner, or director। कोई कंपनी जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई है, उस कंपनी में एक पर्सन काम कर रहा है जो कि एक्यूज्ड है, वो चाहे एज ए मेंबर वहाँ काम कर रहा है या एज ए पार्टनर या डायरेक्टर, उस एक्यूज्ड का बाकी के लोगों के साथ, उस कंपनी या फर्म के बाकी लोगों के साथ जो भी उसका रिलेशन है, जो भी उसका ताल्लुक है, जो उसका अगर वो सब लोग उसका साथ दे रहे हैं, वो तो वो सब इसके एसोसिएट होंगे।
ठीक है। तो वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यहाँ पर ज़्यादा बंदों की बात हो रही है। पहले सब क्लॉज 1 और 2 में हमने एक एक इंडिविजुअल की बात की थी। यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जो कि इस फर्म में काम कर रहे हैं, और वो एक्यूज भी इस कंपनी में है, और वो एसोसिएट्स हैं उसके, अगर वो उसका साथ दे रहे हैं इन सब चीज़ों में, किसी जुर्म में, किसी इलीगल काम में वो उसका साथ देंगे तो वो उसके एसोसिएट्स होंगे। Any individual who is or has been at relevant time a member, partner, or director of any association of persons, body of individuals, firm, or private limited company referred to in subclause 3। जैसे सबक्लॉज 3 में हमने पढ़ा कि कंपनी है, उसमें एक्यूज काम कर रहा है, एक्यूज का साथ देने वाले जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो क्या हैं, एसोसिएट्स हैं। अब अगर कोई इंडिविजुअल जो वहाँ पर काम कर रहा है एज ए मेंबर, पार्टनर और डायरेक्टर, वो भी उन एसोसिएटेड पीपल, वो भी एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ होगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, एसोसिएट होगा। सपोज एक कंपनी है, वहाँ पर ऑलरेडी एक एक्यूज्ड है, उसके साथ देने वाले और भी 10 लोग हैं। अब वहाँ पे एक नया इंडिविजुअल अपॉइंट हुआ है, नया वहाँ पर उसने उसकी जॉब स्टार्ट हुई है, वो भी अगर उन नंबर ऑफ पीपल्स के साथ हो जाएगा, वो उन एसोसिएटेड पर्सन के साथ हो जाएगा जो कि ऑलरेडी एसोसिएट हैं उस एक्यूज्ड के साथ, तो वो पर्सन भी क्या होगा, वो इंडिविजुअल भी एसोसिएट बन जाएगा। किसका, एक्यूज्ड का। सब क्लॉज 5, ए ट्रस्टी ऑफ एनी ट्रस्ट क्रिएटेड बाय एन एक्यूज, कोई भी ट्रस्ट जो कि एक्यूज ने बनाई है, और वहाँ पे कोई ट्रस्टी काम कर रहा है, वहाँ पे वो एम्प्लॉय है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रस्ट बनाया है एक एक्यूज ने, एक ट्रस्ट जो एक्यूज ने बनाया हुआ है, तो वहाँ उसके अंडर काम करने वाले लोग क्या होंगे, उसके एसोसिएट होंगे। Subclause 6, where the special code for reasons to be recorded considers that any property of an accused is held on his behalf by any other person, such other person। अब अगर स्पेशल कोर्ट किसी रीजन की बेस पर किसी प्रॉपर्टी को ये डिक्लेयर कर दे कि ये एक्यूज की प्रॉपर्टी है, और इस एक्यूज की प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन के बिहाफ पर खरीदा गया है, ठीक है, तो एक्यूज ने एक प्रॉपर्टी खरीदी किसी और पर्सन के बिहाफ पर, तो वो पर्सन क्या है, वो एसोसिएट है, ठीक है। तो एसोसिएट में हमने क्या क्या पढ़ा कि कोई भी इंडिविजुअल जो उसके रेजिडेंशियल एरिया में रह रहा हो, कोई इंडिविजुअल जो उसके सारे लीगल अफेयर्स को मैनेज कर रहा हो, वो नंबर ऑफ पर्सन्स जो एक्यूज के साथ उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो उसका साथ दे रहे हैं, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में अगर कोई नया इंडिविजुअल ऐड हो जाता है तो वो भी एसोसिएट है। कोई ऐसा ट्रस्ट जो कि एक्यूज ने बनाया है तो उसमें काम करने वाला पर्सन भी एसोसिएट है एक्यूज का, और वो पर्सन जिसने एक्यूज के बिहाफ पर प्रॉपर्टी खरीदी है वो भी क्या है, एक्यूज का एसोसिएट है। क्लॉज डी, कैनबिस। कैनबिस मीन्स, अब यहाँ पर बता दिया है कि कैनबिस हम किस किस चीज़ को कह सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है कैनबिस रेजिन। तो कैनबिस रेजिन ये सेपरेटेड रेजिन है जो कि क्रूड या प्यूरिफाइड फॉर्म में है, और कैनबिस प्लांट से इसको लिया गया है। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन एंड रेजिन नोन एज हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश, और जो इसकी कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन है इसको क्या कहेंगे, हशीश ऑयल और लिक्विड हशीश। Subclause 2, the flowering or fruiting tops of cannabis plant excluding the seeds and leaves when not accompanied by the tops, from which the resin has not been extracted by whatever name they may be designated or known। तो cannabis के flowering और fruiting top जिसमें seeds और leaves include नहीं है, और जिससे resin obtain नहीं हो सकता, यानी resin उससे extract नहीं हो सकता, तो वो भी cannabis में आती है। Subclause 3, any mixture with or without natural materials of any of the above forms of cannabis or any drink prepared therefrom। कोई भी ऐसा मिक्सचर with or without natural materials जिसमें कैनबिस रेजिन ऐड हो, जिसमें कैनबिस प्लांट के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऐड हो, तो वो भी किस में इंक्लूड होती है, कैनबिस में इंक्लूड होती है। क्लॉज ई, कैनबिस प्लांट मीन्स एनी प्लांट ऑफ जीनस कैनबिस। जीनस कैनबिस से रिलेटेड जितने भी प्लांट्स होंगे उनको कैनबिस प्लांट कहेंगे। क्लॉज एफ, कोका बुश मीन्स द प्लांट ऑफ एनी स्पीशीज ऑफ जीनस एरिथ्रोजाइलोन। क्लॉज जी, कोका डेरिवेटिव। अब कोका डेरिवेटिव जैसे हमने ऊपर इसका पढ़ा, इस तरह यहाँ पर कोका डेरिवेटिव्स हैं। कोका डेरिवेटिव्स में क्या क्या आ रहा है, क्रूड कोकेन,
सबसे पहले आ रही क्रूड कोकेन है कोका डेरिवेटिव में, दैट इज एनी एक्सट्रैक्ट ऑफ कोका लीफ विच कैन बी यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ कोकेन। तो क्रूड कोकेन जो कि एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है कोका लीफ से, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोकेन की प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है, तो वो क्या है, कोका डेरिवेटिव में इंक्लूड होता है। सब क्लॉज 2, इग्गोनिन, that is levoiggonin having chemical formula this and all chemical derivatives of levoiggonin including benzoyl iggonin from which it can be recovered। और कोका डेरिवेटिव में क्या क्या आ रहा है, इग्गोनिन है जो कि लीवोइग्गोनिन है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, और जितने भी केमिकल डेरिवेटिव जो लीवोइग्गोनिन से डिराइव्ड हो रहे हैं जिसमें बेंजोइल इग्गोनिन है, ये सारे भी क्या है, कोका डेरिवेटिव में आ रहे हैं। कोकेन ये भी क्या है, कोका डेरिवेटिव है, दैट इज मिथाइल बेंजोइल लीवोइग्गोनिन हैविंग द केमिकल फॉर्मूला दिस एंड इट्स सॉल्ट। सब क्लॉज 4, ऑल प्रिपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.1% ऑफ कोकेन। तो कोका डेरिवेटिव में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्रूड कोकेन आ रहा है, इग्गोनिन आ रहा है जिसमें लीवो इग्गोनिन है और लीवो इग्गोनिन से डिराइव किए गए सारे केमिकल्स आ रहे हैं, फिर कोकेन है, और वो सारी प्रिपरेशन जिसमें 0.1% कोकेन मौजूद होगी, 0.1% से ज़्यादा कोकेन मौजूद होंगी, वो क्या होगी, वो भी कोका डेरिवेटिव है। क्लॉज एज, कोका लीफ। कोका लीफ मीन्स subclause 1, the leaf of the coca bush except a leaf from which all iggonin cocaine or any other iggonin alkaloid have been removed। अब कोका लीफ में क्या आ रहा है, कोका लीफ में कोका बुश का लीफ आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें कौन सा लीफ इंक्लूड नहीं है जिसमें से इग्गोनिन, कोकेन और कोई भी इग्गोनिन अल्कलॉइड रिमूव कर लिया गया हो, वो लीफ जो कि कोका बुश से ऑब्टेन किया गया हो, लेकिन उसमें वो लीफ शामिल नहीं है जिसमें से इग्गोनिन, कोकेन और कोई भी इग्गोनिन अल्कलॉइड रिमूव कर लिया गया हो। Subclause 2, any mixture thereof with or without natural material but does not include any preparation containing not more than 0.1% of cocaine। कोई भी मिक्सचर नेचुरल मटेरियल्स के साथ या उसके अलावा, वो क्या है, कोका लीफ में आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, किसी भी प्रिपरेशन जिसमें 0.1% से कम है कोकेन, तो वो कोका लीफ में इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। तो हमने ऊपर कोका डेरिवेटिव से ये पढ़ा था कि 0.1% से ज़्यादा कोकेन अगर किसी प्रिपरेशन में है तो वो कोका डेरिवेटिव है। यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि कोका लीफ में अगर लीफ में 0.1% से ज़्यादा कोकेन नहीं है तो वो इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होगी। क्लॉज ए, कंट्रोल डिलीवरी means the technique of allowing illicit or suspect consignment of narcotic drugs, psychotropic substances or chemical precursors to pass out of, through or into Pakistan with the knowledge and under the supervision of federal government with the view of identifying person involved in the commission of offence cognizable under this act। कंट्रोल डिलीवरी का मतलब ये है कि किसी भी ऐसे पर्सन को पकड़ने के लिए जो कि जिसने अफेंस कमिट किया है, जो कि कंट्रावेंशन कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो कि पाकिस्तान में इलीगल ड्रग्स को, इलीगल नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को इंपोर्ट कर रहा है और यहाँ से या फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस बंदे को पकड़ने के लिए किसी भी इलीगल प्रॉपर्टी को, इलीगल नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की शिपमेंट को वो पाकिस्तान के अंदर आने देते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाने देते हैं। उनको ये पता होता है कि ये जो डिलीवरी है इसमें इलीगल मटेरियल है, इसमें सस्पेक्टेड कंसाइनमेंट है, ये इसमें सस्पेक्ट मटेरियल है, इसमें नारकोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है और इसको इंपोर्ट करना, इसको एक्सपोर्ट करना इलीगल है। तो फेडरल गवर्नमेंट की सुपरविजन में उस पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है कि इसको इस शिपमेंट को जाने देते हैं और फिर पता चल जाएगा कि ये कौन है पर्सन जो इसमें इन्वॉल्व है। तो उस पर्सन को पकड़ने के लिए किसी भी इलीगल प्रॉपर्टी को, इनके इलीगल पैकेट को एक्सपोर्ट होने देना या इंपोर्ट होने देना। तो फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग the person who commit the offense in terms of narcotic drugs or psychotropic substances or chemical precursor, कि उसको पाकिस्तान के अंदर लाने की इजाज़त दी जाए या पाकिस्तान से बाहर।
Clause K, controlled substance, means any substance which may be used for the production or manufacture of narcotic drugs or psychotropic substance. तो controlled substance क्या है? कोई भी ऐसा substance जो कि मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में यूज हो रहा हो किसकी, नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो साइकोट्रोपिक या नार्कोटिक सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन में कोई भी सब्सटेंस यूज हो रहा है वो क्या है, कंट्रोल सब्सटेंस है। क्लॉज एल, कन्वेंस, मीन्स द कन्वेंस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन व्हाट्सोएवर। तो कन्वेंस में क्या क्या चीजें आ रही हैं, एनी एयरक्राफ्ट, व्हीकल, वेसल, रेलवेज और एनिमल्स। क्लॉज एम, डायरेक्टर जनरल, means Director General of Anti-Narcotics Force or any other officer appointed by federal government to perform its duties। तो डायरेक्टर जनरल कौन है, जो कि डायरेक्टर जनरल है एंटी नार्कोटिक फोर्स का, या कोई भी ऑफिसर जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करे एज ए डायरेक्टर जनरल इस एक्ट के अंडर। क्लॉज एन, foreign court, means a court of competent jurisdiction of a foreign country recognized by federal government from time to time। तो फॉरेन कोर्ट क्या है, जो ये कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन है फॉरेन कंट्री में जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है टाइम टू टाइम, जो कि किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी केस में वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करता है। क्लॉज ओ, फ्रीजिंग, means prohibiting by an order made by a special court or an officer authorized under this act the transfer, conversion, disposal and movement of any assets। जैसे हमने ड्रग एक्ट में ही पढ़ा, फोर फीचर में पढ़ा था, ठीक है, सीज करना या फ्रीज करना। अब यहाँ पर क्या है, मीन्स प्रोहिबिटिंग एन ऑर्डर मेड बाय, अब स्पेशल कोर्ट ये ऑर्डर करता है या कोई स्पेशल कोर्ट या फिर कोई भी ऑफिसर जिसको इस एक्ट के अंडर ऑथराइज किया गया है वो क्या प्रोहिबिट करता है, ट्रांसफर, कन्वर्जन, डिस्पोजल एंड मूवमेंट ऑफ एनी, कोई भी एसेट्स हैं, चाहे वो कोई ज़मीन है, चाहे वो प्रॉपर्टी में कोई गाड़ी आ रही है, कोई भी चीज़ है, कोई भी आर्टिकल है, तो उसकी ट्रांसफ़र, कन्वर्जन, उसकी खरीदो फरोख्त, उसको इधर उधर से ले जाना, उसका डिस्पोजल, उसकी मूवमेंट, वो सारी प्रोहिबिट कर दी जाती है फॉर द टाइम बीइंग। Includes the holding, controlling, assuming custody and managing any asset in pursuance of such order in case of assets which are perishable, the disposal thereof। अब ऑथोराइज ऑफिसर उसको क्या करता है, उसको होल्ड करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसकी कस्टडी उसको क्या करनी है, किसके नाम ट्रांसफ़र करनी है, अगर तो फोरफीट कर दिया जाता है उस प्रॉपर्टी को तो फिर उसको फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किस तरह उसको ट्रांसफ़र करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, अगर कोई ड्रग या एसेट्स ऐसे हैं जो कि डिकम्पोजेबल हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें फ्रीजिंग में आ रही हैं। Clause B, manufacture, in relation to narcotic drugs or psychotropic substances include all processes by which such drugs or substances may be obtained। तो मैन्युफैक्चर नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की मैन्युफैक्चर में क्या आ रहा है, जो भी प्रोसेस और प्रोसेसेस बाय विच सच ड्रग, कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, वो प्रोसेस क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा। रिफाइनिंग ऑफ सच ड्रग, उन ड्रग्स या सब्सटेंस को रिफाइन करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना, मेकिंग और प्रिपेयरिंग सच उन ड्रग या सब्सटेंस को प्रिपेयर करना, ये सब कैटेगरीज किस में आ रही हैं, ये मैन्युफैक्चर आ रही हैं इन रिलेशन टू नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। क्लॉज क्यू, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग, इंक्लूड्स सब क्लॉज 1 ऑल कोका डेरिवेटिव। अब मैन्युफैक्चर्ड ड्रग में क्या आ रहा है, तमाम कोका डेरिवेटिव, medicinal hemp, opium derivative, cannabis in any form or any mixture of stalk and flowering or fruiting tops of Indian hemp plant, acetic anhydride and। अब तमाम डेरिवेट, तमाम कोका डेरिवेटिव उस, अब मेडिसिनल हेम्प है, ओपियम डेरिवेटिव कह रहे हैं, किसी भी मिक्सचर में होंगे, किसी भी फॉर्म में होंगे, उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स होगी मेडिसिनल हेम्प की, वो सब क्या होंगी, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग होंगी। Subclause 2, any drug, narcotic substance which the federal government may, by notification in the official gazette made in pursuance of recommendation of any international convention or otherwise declared to be a manufactured drug। तो कोई भी नार्कोटिक सब्सटेंस जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन के रिकमेंडेशन पे उसको डिक्लेयर कर दिया हो कि ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है। क्लॉज आर, मेडिसिनल हेम्प, means any extract or tincture of hemp। Clause S, narcotic drug, means coca leaf, cannabis, heroin, opium, poppy straw and all manufactured drug। तो narcotic drug में ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। ओपियम, Clause T, opium, means
सब क्लॉज 1, poppy straw, that is to say all parts of poppy plant after moving other than the seeds. सीड्स के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं पेपरवुड सोमनीफेरम के, वो किसमें, ओपियम में इंक्लूड होंगे। Subclause 2, the spontaneously coagulated juice of capsules of poppy which has not been submitted to any manipulation other than those necessary for packing and transport. तो पोपी कैप्सूल में अगर स्पॉन्टेनियसली जूस कोगुलेट हो जाए तो वो भी किसमें, ओपियम की कैटेगरी में आता है, जिसको विदाउट मैनिपुलेशन अगर नेसेसरी है तो उसको पैक और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। Subclause 3, any mixture with or without natural materials of any of the above form of opium but does not include any preparation containing not more than 0.2% of morphine. ऊपर जो भी फॉर्म्स बता दी हैं पोपी प्लांट की, पोपी कैप्सूल की, वो सारी फॉर्म्स क्या है, वो चाहे वो नेचुरल मटेरियल के साथ मिक्सचर में हो या ना हो, वो ओपियम कहलाती हैं। लेकिन ओपियम में क्या इंक्लूड नहीं है, कोई ऐसी प्रिपरेशन जिसमें 0.2% से ज़्यादा मॉर्फिन नहीं है, ठीक है, लेस देन है 0.2% है मॉर्फिन, तो उसको ओपियम की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। क्लॉज यू, ओपियम डेरिवेटिव। अब ओपियम डेरिवेटिव में क्या क्या आ रहा है, सब क्लॉज 1 मेडिसिनल ओपियम है, ओपियम विच हैज अंडरगोन द प्रोसेस नेसेसरी टू अडैप्ट फॉर इट्स मेडिसिनल यूज, ठीक है, उसमें जो जो प्रोसेस किए जाते हैं ताकि उसको मेडिसिनल यूज के लिए प्रिपेयर किया जा सके। सब क्लॉज 2, prepared opium, that is any product of opium obtained by any series of operations designed to transform opium into an extract suitable for smoking and the dross or other residue remaining after opium is smoked. Prepared opium और एनी प्रोडक्ट ऑफ ओपियम जो कि डिफरेंट सीरीज ऑफ ऑपरेशन से गुजरा गया हो, उसने ओपियम को ट्रांसफॉर्म किया हो इनटू एक्सट्रैक्ट फॉर्म जो कि सूटेबल है स्मोकिंग के लिए, और उसके बाद जो कि डेब्रिस रह जाएंगे, जो कि रेजिड्यू रह जाएंगे, जब ओपियम स्मोक्ड हो जाएगी तो उसके जो ड्रॉस और डेब्रिस और रेजिड्यूज रह जाएंगे वो भी क्या हैं, वो भी ओपियम डेरिवेटिव में आएंगे। सबक्लॉज 3, मॉर्फिन, दैट इज द प्रिंसिपल एल्कलॉइड ऑफ ओपियम हैविंग द केमिकल फार्मूला दिस एंड इट्स सॉल्ट morphine, that is the semi-synthetic substance also known as diamorphine or heroin. इसका केमिकल फार्मूला सॉल्ट ये है। तो ओपियम डेरिवेटिव में मेडिसिनल ओपियम है, फिर प्रिपेयर्ड ओपियम है, फिर मॉर्फिन है, फिर डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, और सब क्लॉज 5 में क्या है, तमाम प्रिपरेशंस जिसमें 0.2% से ज़्यादा मॉर्फिन मौजूद है या डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, वो क्या है, वो ओपियम डेरिवेटिव में की कैटेगरी में आएंगे। Clause V, opium poppy, means the plant of the species Papaver somniferum. Clause W, poppy straw, means all the parts except seed and the opium poppy after moving. Clause X, poppy straw concentration, means the material obtained from poppy straw has been subjected to a process for the concentration of its alkaloids. तो opium poppy क्या है, जो कि प्लांट है पेपरवर सोमनीफेरम स्पीशीज से ऑब्टेन किया गया है। पोपी स्ट्रॉ क्या है, तमाम पार्ट्स जिसमें सीड इंक्लूड नहीं होंगे, आफ्टर कट डाउन या आफ्टर मूविंग वो ऑब्टेन किए जाते हैं। और पोपी स्ट्रॉ कंसनट्रेशन क्या है, जो कोई मटेरियल है आफ्टर पोपी स्ट्रॉ हैज बीन सब्जेक्टेड और प्रोसेस टू कंसनट्रेशन ऑफ एल्कलॉइड। पोपी स्ट्रॉ कंसनट्रेशन वो मटेरियल है जो कि ऑब्टेन किया गया है आफ्टर प्रोसेस ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, तो उसके बाद जो भी मटेरियल ऑब्टेन होगा उसको पोपी स्ट्रॉ कंसनट्रेशन कहेंगे। इन टर्म्स के अल्कलॉइड को ऑब्टेन किया जाए फॉर्म में प्रोसेस, तो उस प्रोसेस से जो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑब्टेन होगी वो पोपी स्ट्रॉ कंसनट्रेशन है। क्लॉज वाई, प्रिस्क्राइब्ड, मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। क्लॉज जी, प्रॉपर्टी। सब क्लॉज 1, ऑल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी वेदर कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल, कोई भी प्रॉपर्टी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो या ना हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस होना मतलब कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई ज़मीन है, कोई घर है, कोई दुकान है, और इनकॉर्पोरियल जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसमें लीज हो सकती है, पेटेंट राइट हो सकता है, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मूवेबल मतलब वो मूव हो सकती है, वो कोई गाड़ी है, कोई इस तरह की प्रॉपर्टी है कि उसको मूव किया जा सके। इमूवेबल जैसे कोई बिल्डिंग है, घर है, वो मूव नहीं हो सकता। फिर टेंजिबल या इनटेंजिबल ऐसी है कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल है। जैसे कॉर्पोरियल है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है,
इस तरह टेंजिबल है उसका भी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है, लेकिन इनटेंजिबल और इनकॉर्पोरियल इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं है। रियल स्टेट और पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। रियल स्टेट मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी जो कि कंसिस्ट ऑफ लैंड या बिल्डिंग पर, तो वो क्या है, रियल स्टेट है। और कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो सब चीज़ें क्या आती हैं, प्रॉपर्टी में आती हैं। Subclause 2, property used to commit or to abet the commission of an offence punishable under this act। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि यूज करी गई हो कमिट करने के लिए कोई ऑफेंस, या फिर किसी को इंकरेज करने के लिए फॉर रॉन्ग डूइंग, जो कि इस एक्ट के अंडर पनिशेबल है, तो उस प्रॉपर्टी को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है कि उस पर ऑफेंस कमिट किया जाए। Subclause 3, all kinds of shares and interest in any corporate body, company, firm, business concern, society और funds। तो जितने भी टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस कंसर्न में, किसी भी फंड्स में, वो सारे शेयर्स और इंटरेस्ट भी क्या है, प्रॉपर्टी कहलाती हैं। Subclause 4, all documents of title to land, goods or property wherever situated, money or valuable security issued by the government। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो किसी ज़मीन के हों, चाहे वो किसी गाड़ी के हों, चाहे वो मनी हो या सिक्योरिटी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी है। ZA, psychotropic substances means the substance specified in schedule to this act and such substances as the federal government may by notification in the official gazette declare to be a psychotropic substance। psychotropic substance ऐसी substance है, स्केड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है, ये ऐसे सब्सटेंस जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिक्लेयर कर दिया है कि ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है। क्लॉज जी बी, रिलेटिव, इन रिलेशन टू एन एक्यूज्ड मींस द स्पाउस और एनी लिनियल डिसेंडेंट और द एक्यूज्ड एंड इंक्लूड एनी अदर पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी फॉर और हिज बिहाफ। तो रिलेटिव कौन है? रिलेटिव में स्पाउस आ सकता है, लीनियर डिसेंडेंट यानी कि कोई भी ब्लड रिलेशन एक्यूज के साथ, या कोई भी पर्सन जिसने एक्यूज की प्रॉपर्टी एक्यूज के बिहाव पर होल्ड की हुई है, ली हुई है, अपने पास रखी हुई है, वो भी क्या होगा, रिलेटिव होगा। ZC, स्पेशल कोड मीन्स द स्पेशल कोड established अंडर सेक्शन 46 और एनी अदर कोड empowered टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ स्पेशल कोड अंडर दिस एक्ट। स्पेशल कोड वो है जो कि अंडर सेक्शन 46 स्टैब्लिश की गई, या किसी और कोड जिसके पास स्पेशल कोड की तमाम पावर वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो भी स्पेशल कोड की कैटेगरी में आता है। ZD, ट्रेसिंग मीन्स द फाइंडिंग आउट द ट्रू नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ एसेट्स। तो ट्रेसेस का मतलब क्या है, ट्रेस करना। ट्रेस करने में क्या आ रहा है, फाइंड आउट करना कि जो भी एसेट्स हैं उसकी ट्रू नेचर को, उसकी सोर्स को, उसकी ओनरशिप को, ये किसके इस्तेमाल में है, कौन है इसका ओनर, और इसके कहाँ कहाँ पे ये जाती है, किधर किधर इसकी ट्रांसपोर्ट हुई है, अगर कन्वेंस है, फिर इसका प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी है तो वो उसको किसने ख़रीदा था बाद में, फिर अगर ये एक्यूज्ड के बिहाव पर किसी और ने ख़रीदी है, तो हर चीज़ को फाइंड आउट करना, उसको ट्रेस करना, असल नेचर को एसेट्स की। And includes determining the movement or conversion of assets by any mean and trace shall be constituted accordingly। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है ट्रू नेचर को, जो भी एसेट्स हैं उसकी ओनरशिप को, उसकी मूवमेंट को, उसकी कन्वर्जन को, कि अगर जैसे एक्यूज है उसने कोई उसको खतरा हुआ है तो उसने फ़ौरन से अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दी, अपने किसी रिलेटिव के नाम पर, अपनी किसी स्पाउस के नाम पर, ताकि उसके ऊपर शक ना आ जाए। तो ये सब चीज़ें फाइंड आउट करना ये ट्रेसिंग में आता है। Section 3, calculation of percentages in liquid preparation। The federal government may make rule prescribing the methods by which percentages in the case of liquid preparation shall be calculated for the purpose of clauses G, H, T and U of Section 2। तो फेडरल गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए हैं कि किस तरह से किस परसेंटेज में लिक्विड प्रिपरेशन को बनाया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ जो क्लॉज हमने G, H, T और U में पढ़े हैं। G में आ रही हैं कोका डेरिवेटिव है, H में आ रहे हैं कोका लीफ, T में आ रहे हैं ओपियम और U में है ओपियम डेरिवेटिव। तो इन सब चीज़ों के लिक्विड प्रिपरेशन में कितनी कितनी परसेंटेज यूज़ होगी, इसको फेडरल गवर्नमेंट ने इसके बारे में रूल्स प्रिस्क्राइब कर दिए हैं। प्रोवाइड दैट अनलेस एंड अनटिल सच रूल्स आर मेड, such percentages shall be calculated on the basis that a preparation containing 1% of substance means a preparation in which 1 gram of substance, if a solid,
अब जो भी प्रिपरेशन करनी है, उस पर लिक्विड प्रिपरेशन है, उसका 1% सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। और 1% सोल्यूशन कैसे होगा? 1% ऑफ सब्सटेंस मीन्स द प्रिपरेशन इन विच 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस सॉलिड। अगर सॉलिड है तो उस 1% सोल्यूशन में 1 ग्राम ऑफ जाएगा सब्सटेंस सॉलिड का, और 1 मिलीलीटर ऑफ सब्सटेंस इफ लिक्विड, अगर लिक्विड है तो उसमें 1 मिलीलीटर ऑफ सब्सटेंस जाएगा लिक्विड का, इज कंटेन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ preparation, so in proportion of any greater or less percentage। तो अगर सॉलिड है तो 100 ml की प्रिपरेशन में 1 ग्राम सब्सटेंस आएगा, और अगर लिक्विड है तो 100 ml की प्रिपरेशन में 1 ml लिक्विड आएगा, जो भी कोका डेरिवेटिव है या ओपियम डेरिवेटिव है या ओपियम है, उन सब की लिक्विड प्रिपरेशन में, जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने इसके मुतालिक रूल्स बना दिए हैं।